विद्यार्थियों, आर पटेल 10th मैथ क्लासेज में आपका पुनः एक बार फिर स्वागत है। हमने कल यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ ज्ञात करना सीखा था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना कि किसी भी संख्या को गुणा में उसके खंड करके किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड, यहाँ एक शब्द आ रहा है अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य संख्याएं आपने सुना होगा, दो प्रकार की संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है कि अभाज्य संख्याओं में एक और स्वयं संख्या के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी? वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं वह संख्या के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता है। केवल दो ही गुणनखंड होंगे, एक तो खुद संख्या और एक अभाज्य संख्या, दो गुणनखंड। इसके विपरीत भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या होगा कि एक और स्वयं संख्या के अलावा भी कोई ना कोई गुणनखंड और विद्यमान होगा। स्वयं वह संख्या एक और उसके अलावा भी कोई ना कोई गुणनखंड विद्यमान होगा, वो संख्या भाज्य संख्या होगी। तो हमें संख्याओं को इस रूप में व्यक्त करना है कि जितने भी गुणनखंड आए वो अभाज्य आने चाहिए, उनका कोई और गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे हम इसका एक उदाहरण लेते हैं, 5 के हम गुणनखंड करें तो 1 × 5 लिखा जा सकता है, और कुछ लिखा जा 2 × कुछ नहीं लिख सकते, इसको 3 × कुछ नहीं लिख सकते, 5 को 5 × 1 ही लिखा जा सकता है। यानी एक आया और एक स्वयं वह संख्या है, इसके दो हमने खंड कर दिए, दो टुकड़े कर दिए गुणा में, ये गुणनखंड हो गया। ये एक आएगा और एक स्वयं वह संख्या आएगी, इसलिए 5 क्या होता है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11। इनकी क्या विशेषता होती है कि इनका जो गुणनखंड करेंगे तो इसमें या तो एक आएगा और एक स्वयं वह संख्या आएगी, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं आएगा, दूसरी संख्या नहीं आएगी। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या हमने 15 लेते हैं, मान 15 को हम कैसे लिखेंगे? 3 × 5 गुणा में 1 भी लगा दो, 1 × 3 × 5 लिख सकते हैं। यानी क्या है इसके गुणनखंड में? 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 1 भी आ गया, और स्वयं वह संख्या के अलावा भी कोई 3 भी आ गया, 5 आ गया। तो ये भाज्य है, किसे? 3 से और 5 से। तो हमें संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे अपने एक संख्या लेते हैं 120, हम इसको गुणनखंड करते हैं अभाज्य। संख्या सम है, सबसे पहले देखेंगे कि 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता। 2 का भाग जाता है 120 में, 120 में 2 का भाग लगाएंगे 60 आएगा। फिर 60 में देखेंगे 2 का भाग जाता है 30, फिर 2 का जाता है 15, फिर 2 का जाता है नहीं जाएगा,
किसका जाएगा? 3 का। 3 का भाग लगाया 15 में 5। अब 5 में किसका भाग जाएगा? 5 में 5 का ही जाता है 5 1। जब 1 आ जाए तब हम इसको, हमारा जो गुणनखंड है वो पूर्ण हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? 120 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा गया है। ये लिखेंगे 2 1 2 3, 3 बार 2 आया, 3 आया, 5 आया। अब इनका गुणा करेंगे तो 120 ही आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। अब इसको थोड़ा सा और 2 इंटू 2 इंटू 2 घातांक रूप में लिखें तो 2 की घात 3, 3 एक ही बार है और 5 भी एक बार है। तो 120 को ऐसे लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? 2 की घात 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। ये हो गया संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। एक उदाहरण लेते हैं 144। इसके गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जाता है, सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा। सम कौन सी होती है कि इकाई का अंक यदि 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से है तो वो संख्या सम होती है, ये इकाई का अंक। तो इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे तो 7 और 72 आ जाएगा। फिर इसमें भी 2 का भाग जाता है, 36 आ जाएगा। फिर 2 का जाता है 18 आ जाएगा। फिर 2 का जाता है 9 आ जाएगा। फिर 9 में 2 का नहीं जाता है, विषम संख्या आ गई, 3 का जाएगा, 3 पर जाएगा। फिर 3 में 1। तो हम इसको 144 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको घातांक रूप में लिखे तो 2 की घात 3 4 बार गुना, 1 2 3 4 और 3 की घात 2। ये उत्तर यानी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना। अभाज्य गुणनखंड है, ये देखिए, ये भी 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। गुणनखंड में कोई भाज्य संख्या नहीं आएगी, ये ध्यान रखें। यदि आप 4 का भाग लगा देते हो, अब हम ये सोचते हैं कि बेहतर में 2 का क्यों है, सीधा 4 का लगा दें, नहीं लगा सकते। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है तो सबसे पहले आप छोटी संख्या से भाग लगाना शुरू कीजिए, अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाना है। अब इसके प्रयोग से अभाज्य गुणनखंडों के प्रयोग से हम HCF ज्ञात करना सीखेंगे। HCF ज्ञात करने की दूसरी जो विधि है हमारे पास वो है गुणनखंड विधि। एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि से हम किसी भी संख्याओं का, कितनी भी संख्याओं का गुणा वो HCF ज्ञात कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन हमने कल सीखा था कि यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात करना, उसकी क्या विशेषता है कि उसमें एक कमी है कि हम केवल 2 ही संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन से केवल 2 ही संख्याओं का HCF ज्ञात किया जा सकता है। यदि तीसरी संख्या आ जाती है तो हम यूक्लिड विभाजन से ज्ञात नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास विधि है 2, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। भाग विधि मैंने आपको बताई थी, वो भी 2 संख्याओं की थी, लेकिन हम गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना, यहां हम 3 संख्याएं लेंगे। मान लेते हैं हमारे पास संख्या है 12, 15 और 21, 3 संख्या। क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि से HCF। तो सबसे पहले तो यहाँ गुणनखंड, हमने गुणनखंड पीछे सीखा है। हम इन तीनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। पहले 12 का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। आपको सीधा नहीं आता तो आप ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं।
6, फिर 2 का भाग लगाया 3, फिर 3 का 1, और फिर 15 के गुणनखंड कर लिए। 3 का भाग 5, 5 का 1, 21 में किसका भाग जाएगा 3 का 7, और 7 में 7 का ही जाता है 1। अब हम इसको क्या करेंगे, 12 को कैसे लिखें, 2 इंटू 2 इंटू 3, या इसको लिख दें, इसके मैं आगे लिख देता हूं 2 की घात 2 इंटू 3। 15 को हम लिख दें 3 इंटू 5, इसमें तो एक एक संख्या ही है, 3 इंटू 5 ही बना रहने देते हैं। 21 को 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब एचसीएफ ज्ञात करना है, कैसे करेंगे। जब हम 3 संख्याएं हमारे पास है और उनका हमें गुणनखंड ज्ञात हो गया, अब गुणनखंड में एचसीएफ में हमें छोटी घात लेनी है। छोटी घात का मतलब है कि जैसे यहां 2 की घात 12 में 2 की घात 2 आता है, इसमें नहीं आएगा 2 आया नहीं, इसमें भी 2 नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा मैं इसको विस्तार रूप से समझाऊंगा। 2 की घात 0 लगा देते हैं इसके साथ। जहां कोई गुणनखंड नहीं है, जैसे 2 इसमें है इसमें नहीं है, 2 की घात 0 लगा सकते हैं। 2 की घात 0 कितना होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या की घात अपने a की घात 0 बराबर 1, और 1 का गुणा हम कहीं भी कर सकते हैं। ऐसे ही यहां भी नहीं है 2 की, ये 2 की घात 0 लगा दिया। अब देखो कि यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 0 है, यहाँ 2 की घात 0 है, तो छोटी घात कौन सी है, ये तो 2 की घात 2 बड़ी है, ये 0 है, तो छोटी घात कितनी आएगी, 2 की घात 0। अब देखते हैं कि 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, तो छोटी घात 1 ही रहेगी, तो ये आ जाएगा 3। अब 5 की घात 1 है, इसमें नहीं है, तो इसमें अपने लगा देते हैं, और इसमें भी लगा देते हैं। क्या लगाएंगे, 5 की घात 0 लगा देंगे, छोटी घात है। अब देखो 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 0, तो क्या आएगा 5 की घात 0, छोटी यही है। एचसीएफ में छोटी घात लेंगे। तीसरी संख्या हमारे पास इसमें 7 आ रही है, तो इसमें 7 1 है घात, इसमें नहीं है तो 0 लगा देते हैं, इसमें नहीं है तो 0 लगा देते हैं। अब छोटी घात यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो छोटी घात होगी। अब 2 की घात 0 का मान 1, 3, 5 की घात 0 का मान भी 1। अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो एचसीएफ आ जाएगा 3। छोटी घात कैसे ली, यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ नहीं है, तो हम 2 की घात 0 का गुणा कर देते हैं। अब मैं इसको बिना घात लगाए 0 नहीं लगाता हूं, फिर मैं आपको सीधा डायरेक्ट लिखता हूं। 2 की घात 2 गुणा 3, 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7, इतना ही लिखता हूं, ये नहीं लिखता, ये आगे नहीं लगा रहा, यहाँ इसमें लगाया था ना, ये नहीं लगा रहा। एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाएगा, ये समझाने के लिए ना, आप लगा सकते हो, नहीं लगाओ, आपको सीधा समझ में आता है तो आप 0 मत लगाओ, नहीं आता है तो आप ये सोच रहे होंगे घात छोटी कैसे हो गई, तो 0 छोटी होती है 1 2 से। अब देखते हैं कि एचसीएफ में क्या आएगा। यहाँ 2 की घात 2 है इस गुणनखंड में, किसमें 12 में, लेकिन 15 में 2 नहीं है, 15 में 2 आया नहीं, 2 जो जिसमें नहीं है उसको छोड़ देते हैं। कोई संख्या किसी गुणनखंड में आ रही है, दूसरे में नहीं आ रही है, तो हम एचसीएफ में उसको नहीं लेते हैं, उसको छोड़ देंगे। तो 2 इसमें तो है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ये एचसीएफ में छोड़ दिया इसको। 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1, तीनों में आ रहा है, तीनों में आएगा तो लिखेंगे, उसमें से छोटी घात कौन सी है वो लिखेंगे, तो इसमें तीनों में बराबर है तो 3 का 3 लिख देंगे। अब देखो 5 इसमें है, इसमें नहीं है,
इसमें भी नहीं है, छोड़ देंगे इसको। 7 7 इसमें, इन दोनों में नहीं, छोड़ देंगे। तो एचसीएफ में ये नहीं आएगा, एचसीएफ कितना आएगा 3। अब देखो एचसीएफ की क्या परिभाषा बताई थी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। तो अब हमारे पास एचसीएफ आया 3। क्या देखते हैं कि इन तीनों में भाग जाता है कि नहीं जाता है? 3 का भाग जाता है 12 में, पूरा पूरा जाता है, 15 में भी जाता है, 21 में भी जाता है। अब क्या ऐसी कोई संख्या है जो इससे बड़ी हो और इन तीनों में जिसका भाग जाता हो? 3 से बड़ी 4 होती है, 4 का भाग किसी में नहीं जाता, 5 का भाग इसमें जाएगा, बाकी में नहीं जाएगा, 6 का भाग इसमें जाएगा, इन दोनों में नहीं जाएगा, 7 का भाग किसी में इसमें जाता है, इन दोनों में नहीं जाता, 8 का भाग किसी में नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, 10 का नहीं जाता, 11 का नहीं जाता, 12 का नहीं, 12 का केवल 12 में जाएगा और इन दोनों में नहीं जाता। अब 13 का भाग, 12 से बड़ी कोई संख्या आ गई तो आगे फिर 12 में तो उसका भाग जाएगा नहीं, तो 12 से बड़ी तो कोई संख्या एचसीएफ में हो ही नहीं सकती। तो सबसे बड़ी कौन सी थी? 3 ही थी। तो एचसीएफ कितना आया? 3। मैं आशा करता हूं कि आपको ये गुणनखंड विधि है वो समझ में आई होगी एचसीएफ ज्ञात करने की। धन्यवाद।